हेलो स्टूडेंट्स। ये है ईथर के लेक्चर सीरीज का आखिरी वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग ईथर का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि ये पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं बेंजीन और उनके डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यानी अगर हम ईथर के केस में बात कर रहे हैं तो हमको ईथर का भी जो बेंजीन डेरिवेटिव है, जो उसका एरोमेटिक डेरिवेटिव है, ठीक है, सिर्फ उसी के लिए केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। यह बेंजीन कैसे कहा जाएगा, जो बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स है वही ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ईथर का जो बेंजीन डेरिवेटिव है उसमें हम कोई भी एक एल्कोक्सी बेंजीन को एज एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं मिथॉक्सी बेंजीन को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं मिथॉक्सी बेंजीन को एज एग्जांपल, ताकि हम समझ सके कि जो आपका ईथर है उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको क्या बोलते हैं इनिसॉल भी। ठीक है, ध्यान देंगे तो बेंजीन रिंग पर यहाँ पे एक मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इस रिंग पे होगा, अ, वो किस तरह से होने वाला है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जब बेंजीन रिंग ऐसा खाली रहता है, यानी कि बेंजीन रिंग पर कोई ग्रुप, कोई भी डोनर या एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, तो इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जाकर ऐड हो सकता है। लेकिन जब बेंजीन रिंग पर कोई भी एक ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमको चेक करना पड़ता है कि जो ग्रुप है, ठीक है, वो रिंग के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर की तरह काम करेगा या मेटा डायरेक्टर की तरह काम करेगा। तो हम लोग इतना समझते हैं कि बेंजीन रिंग पर अगर कोई डोनर ग्रुप है, ठीक है, तो डोनर ग्रुप रिंग रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, यानी एक तरह से रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यानी जो डोनर ग्रुप होते हैं, बेंजीन रिंग से लगे हुए जो डोनर ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो रिंग एक्टिवेटर कहे जाते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं रिंग एक्टिवेटर, क्योंकि उन लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिंग को एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, और जो डोनर ग्रुप होते हैं बेसिकली वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं पार्टिकुलरली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस, एंड दैट्स व्हाई रिंग एक्टिवेटर्स आर कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईथर का ग्रुप है, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग पर जो ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो चेक करना है कि ये बेंजीन रिंग के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ ईथर में ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग का पाई बॉन्ड है, और ये दोनों लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर और रिंग का पाई बॉन्ड एक दूसरे से कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन में है तो इसका मतलब है कि रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस का मतलब है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे रिंग की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, जब ये रिंग की ओर फ्लो करेगा तो आपको पता है कि यहाँ पे जो कार्बन है आपको ये पाई बॉन्ड आगे की ओर मूव करेगा। तो यानी अगर देखा जाए तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं, यहाँ से देखिए ध्यान देना है, आपको हो जाएगा यहाँ से बेंजीन रिंग, रिंग यहाँ पे पाई बॉन्ड जैसे है वैसे पाई बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, यहाँ आ जाएगा आपको डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे CH3। ठीक है, सिंस की ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट किया इसलिए उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कार्बन जिसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया उस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि जो बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट मेथॉक्सी ग्रुप है, मेथॉक्सी ग्रुप लोन पेयर डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस के कारण जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर है वो रिंग को डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है हमको ये बोलने में कि जो आपका मिथॉक्सी ग्रुप है, बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट जो मिथॉक्सी ग्रुप है, वो बेंजीन रिंग के लिए एक EDG के रूप में काम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर ध्यान दें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो OCH3 ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो OCH3 ग्रुप जो प्रेजेंट है यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप जो प्रेजेंट है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के लिए दिखा रहा है पहले तो एम इफेक्ट, यानी कि ये प्लस एम ग्रुप है। ठीक है, ये रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं दे आर कॉल्ड प्लस एम ग्रुप। तो मिथॉक्सी ग्रुप बेंजीन रिंग के लिए प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम ग्रुप का सीधा मतलब है कि ये EDG है। ठीक है, एक मिनट, ये आपका EDG यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए कि अभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या होगा,
तो इससे आप समझ सकते हैं कि चूंकि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पर रेजोनेंस में गया है और उस वजह से ऑक्सीजन के लोन पेयर फ्लो करने की वजह से रिंग पर एक निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, जो कि निगेटिव आगे भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। देख सकते हैं निगेटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आपको दिखेगा पाई बॉन्ड। तो कंजुगेशन अभी भी है, तो रेजोनेंस आगे भी हो सकता है। तो यानी कि अगर नेगेटिव चार्ज आगे फ्लो करेगा, ठीक है, तो ये जो कार्बन है आपको पता है कि पाई बॉन्ड यहाँ पे आगे घुमा देगा इस तरह से, ठीक है। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपको डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे लगा रहेगा CH3, ओ पे प्लस, जैसा है वैसा रहेगा। पाई बॉन्ड इस बार यहाँ आ जाएगा क्योंकि पाई निगेटिव यहाँ पे घूम रहा है, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पाई बॉन्ड था ही पहले से, और यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे है वो फिर आगे भी ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड फिर पाई बॉन्ड है, तो कंजुगेशन आगे भी है, तो निगेटिव चार्ज आगे भी ट्रेवल करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो जब ये यहाँ घूमेगा तो ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को यहाँ पे घुमा देगा। इसका मतलब कि अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बन सकता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आ जाएगा आपको, सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आएगा आपको यहाँ पे था, यहाँ पे नया नया आने वाला है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे घूम के गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको नेगेटिव चार्ज। बाकी जैसा है डबल बॉन्ड ओ, ओ पे CH3 और यहाँ पे है प्लस, फिर वापस से नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड आगे भी है, तो नेगेटिव फिर यहाँ पे फ्लो करेगा, तो ये कार्बन पाई बॉन्ड को आगे घुमा देगा ऑक्सीजन की ओर, जिससे कि अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनेगा यहाँ से पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, और चूंकि ये बॉन्ड वापस घूम गया ऑक्सीजन के साइड में, तब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल भी गया पाई बॉन्ड घूमने से, इसलिए न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट जो मिथॉक्सी ग्रुप है, जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, वो किस तरह से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, और उसके रेजोनेंस की वजह से रिंग पे अगर देखा जाए तो हमने देखा कि दो तीन जगहों पे ऐसा निगेटिव चार्ज डेवलप कर गया है, ठीक है। तो अगर हम इन सबको दरअसल कंट्रीब्यूट करके अगर बनाना चाहे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो आपको पता है कि इन सब के कंपाइलेशन से हम लोग एक बना सकते हैं RHS, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा, आप ध्यान देंगे यहाँ से, ठीक है। इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग कंट्रीब्यूट करके एक RHS बनाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे रिंग में पाई बॉन्ड जो है वो सभी पोजीशंस पे ट्रैवल करा है, या सभी पोजीशन पे ऐसा पाई बॉन्ड कभी ना कभी रहा है, तो हम सब जगह पे पार्शियल पाई बॉन्ड डाल देते हैं यहाँ से। बाकी ऊपर सिंगल बॉन्ड, फिर वापस से पार्शियल पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड रहा था कभी ना कभी, और यहाँ पे O पर CH3, जिसमें O पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपको देख के लगेगा कि इस जगह पे कार्बन के इस पोजीशन पे ऐसा नेगेटिव चार्ज रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे देने वाले पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी रहा है पैरा पोजीशन पे भी, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी हम देखने वाले हैं यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग पर प्रेजेंट जो मिथॉक्सी ग्रुप है, उसने रिंग पर निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज डेवलप करा दिया ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई ये EDG तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग को, और रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है, ठीक है, जिससे कि रिंग पर डेवलप हो जा रहा है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पार्टिकुलरली किस पोजीशन पे, तो जो मिथॉक्सी ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में, अगर हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, आपको पता है ये 2 नंबर पोजीशन है और ये 4 नंबर, और इधर से भी हम जाएंगे तो नंबरिंग में 2 नंबर आएगा, तो हम जानते हैं कि हम लोग 2 नंबर वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो यानी मिथॉक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में और ऑर्थो और पैरा पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो यानी कि जब इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो को अटैक करना चाहेगा या फिर पैरा पे जाना चाहेगा, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसको वहीं पे अट्रैक्शन ज्यादा महसूस होगा, ठीक है। तो हम समझ गए कि बेंजीन पर जो प्रेजेंट मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, वो मिथॉक्सी ग्रुप रिंग पे निगेटिव चार्ज डेवलप करा करा दिया है, चूंकि कहाँ कहाँ पे, तो ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा पे डेवलप हो गया है, यानी कि जब इलेक्ट्रोफाइल इसके अगल बगल में आएंगे, तो या तो वो मिथॉक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पे जाके कनेक्ट होंगे, या फिर पैरा पे, यानी कि जो ये आपका मिथॉक्सी ग्रुप है वो डोनर तो है, और डोनर ने रिंग को एक्टिवेट किया, तो रिंग को एक्टिवेट किया तो हम उसको बोलेंगे रिंग एक्टिवेटर। और हम जानते हैं कि जो रिंग एक्टिवेटर्स होते हैं, दे आर एट द सेम टाइम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जुड़ने को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि आपको वहीं पे जुड़ना है, या एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल उसकी ओर खिंचाएगा ही, ऑर्थो और पैरा को ओर ही वो खींचा जाएगा, और उसी पे जाके वो ऐड हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि जो ईथर है, ईथर का जो हम बेंजीन डेरिवेटिव का जो हम एग्जांपल यूज कर रहे हैं वो है एनिसोल। हमने एनिसोल को लिया है एज
बेंजीन डेरिवेटिव फॉर द ईथर, ठीक है। और इस एनिसोल में हमने देख लिया कि भाई जो मिथॉक्सी ग्रुप है या जो आपका जो ईथर का फंक्शनल ग्रुप है वो डोनर की तरह काम करता है, यानी वो रिंग को एक्टिवेट करेगा। और रिंग को एक्टिवेट करने का मतलब है कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहा जाएगा, यानी कि उसके रेस्पेक्ट में जब भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे मतलब उस जो ईथर आपका जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा तो ईथर के फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे जाके इलेक्ट्रोफाइल ऐड होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप ये पूरी डिस्कशन समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अभी हेलोजिनेशन के बारे में। हम जैसे जानते हैं कि जो आपका जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसमें कुछ फिक्स टाइप के केमिकल रिएक्शन को पढ़ने होते हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, एंड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग को पढ़ना होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो चलिए हम पहला शुरू करते हैं जो कि है हेलोजिनेशन, ठीक है। तो देखिए हेलोजिनेशन में क्या बोला गया है, जो इनिसोल है, हम लोग इनिसोल के लिए पढ़ रहे हैं, इनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, ठीक है। यानी एनिसोल का अगर हम हेलोजिनेशन कराना चाहते हैं तो आपको पता है अलग अलग हेलोजन लोगे तो उस हिसाब से हम लोग क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ब्रोमिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो एनिसोल का अगर ब्रोमिनेशन कराना है तो इसको ट्रीट करना पड़ेगा ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो आपका ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम रिएक्शन लिखने जाए यहाँ से तो सिंपल है, एक मिनट में देखिए, यहाँ से हम लोग पहले इनिसोल बना लेते हैं क्योंकि हमको इनिसोल का ही कराना है ब्रोमिनेशन। तो ये हो गया आपका एनिसोल बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ गया आपको OCH3, ठीक है, एनिसोल है। ब्रोमिनेशन कराना है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे Br2, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी कि CH3COOH एज ए मीडियम, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये CH3COH कोई कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग पहले कैटलिस्ट यूज करते थे कैसा, जब हेलोजिनेशन हम लोग कराते हैं तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं हेलोजिनेशन के लिए X2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeX3। तो मान लीजिए अगर हमको ब्रोमिनेशन कराना है तो उसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3। लेकिन ये तब यूज करना पड़ता है जब रिंग जो है वो रिंग पे एक्टिवेशन नहीं हुआ हो, ठीक है। नॉर्मल बेंजीन रिंग पड़ा हुआ होगा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। ये अगर रिंग एक्टिवेटेड एक्टिवेटेड स्टेट में है भी तो बहुत ही कम एक्टिवेशन है उसका, जैसे कि हेलोइडिन्स वाले केस में बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन उतना ज्यादा हो नहीं पाता है, तो ऐसे केस में आपको कैटलिस्ट के तौर पे FeBr3 यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर अगर बेंजीन रिंग दरअसल बेंजीन रिंग पे प्रेजेंट जो अल्काइल ग्रुप्स जो आपके डोनर ग्रुप हैं, अगर वो रिंग को हाईली एक्टिवेट कर देते हैं तो ऐसे केस में आपको ये आयरन 3 ब्रोमाइड यानी FeBr3 को एज अ कैटलिस्ट यूज करना नहीं पड़ता, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब यही पे लिखा यही सेम बात लिखा हुआ भी है कि एनिसोल अंडरगो ब्रोमिनेशन विथ ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड, ठीक है। सिंपल बात है, इथेनोइक एसिड हम लोग मीडियम के तौर पे यूज करेंगे तो आपका एनिसोल ब्रोमीन से रिएक्शन कर लेता है सिंपली और ब्रोमिनेशन उसका हो जाता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट, ठीक है। आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट अगर नहीं भी है तो भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इट इज ड्यू टू हाई एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मिथॉक्सी ग्रुप। तो मिथॉक्सी ग्रुप के द्वारा बेंजीन रिंग को कर दिया गया हाईली एक्टिवेट, इसलिए यहाँ पे आपको किसी भी FeBr3 जैसे कैटलिस्ट का यूज नहीं करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि FeBr3 करता है क्या, दरअसल Br2 को तोड़ने में मदद करता है। और जब ये रिंग हाईली एक्टिवेटेड है तो इसको Br2 को तोड़ने के लिए किसी अलग से कैटलिस्ट की नीड नहीं होती, वो खुद ही इलेक्ट्रोफाइल अपने आप से जनरेट करा लेता है। और सिंपल बात है, अभी अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है यहाँ से, अगर आप प्रोडक्ट लिखना चाहते हैं कैसा होगा प्रोडक्ट यहाँ पे तो ध्यान देना है। आपको पता है कि ये जो मिथॉक्सी है वो तो रहेगा बेंजीन रिंग पर जैसा है, और इसके रेस्पेक्ट में आप जोड़ सकते हैं यहाँ पे ब्रोमीन एक बार ऑर्थो पे, और ध्यान देना है एक बार पैरा पे। तो मतलब एक बार पैरा पे एक बार ऑर्थो का मतलब है कि अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा ऐसा, ठीक है। बहुत सारे मिथॉक्सी बेंजीन वैसे होंगे जहाँ पे ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जहाँ पे पैरा पे जाके ब्रोमीन जुड़ेगा, ठीक है। नाम समझते हैं इसका, ये नाम हो जाएगा इसका ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, जबकि इसका नाम हो जाएगा पैरा ब्रोमो, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ठीक है।
जैसा हम आप जानते हैं हमेशा कि ऑर्थो प्रोडक्ट जब दो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्थो प्रोडक्ट इज ऑलवेज माइनर प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट इज ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे लगभग अबाउट 10% के आसपास फॉर्म होता है, और 90% अबाउट जो होगा आपका वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि 100 एनिसोल अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो उसमें 10 ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसके में ऑर्थो बनने के चांसेस रहेंगे, और 90% चांसेस होंगे उसके क्या बनने के, पैरा ब्रोमो एनिसोल बनने के। ठीक है, तो आई होप कि आप ये हेलोजेनेशन समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं और यहाँ पे देखने वाले हैं अभी नाइट्रेशन। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, नाइट्रेशन का भी अगर बात किया जाए तो हम लोग समझते हैं कि नाइट्रेशन कराने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है जी, तो ये चूंकि बहुत बार अभी पढ़ा हुआ केमिकल रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ रखा है नाइट्रेशन के बारे में, तो इसमें ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। हमको इनिसॉल का कराना है नाइट्रेशन, तो हम इनिसॉल ले लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रेशन कराने के लिए हमको यूज करना पड़ता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जिसका मतलब होता है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और प्लस में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एज अ कैटलिस्ट। तो नाइट्रिक एसिड को जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट करते हैं लाइक NO2 और प्लस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल फिर कभी ऑर्थो और कभी पैरा पे, ठीक है, कुछ एनिसोल के केस में ये ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा, कुछ एनिसोल के केस में ये पैरा पे जाके जुड़ेगा, एंड इन दैट केस आपको प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ से सिंपल कि बेंजीन रिंग रहेगा, यहाँ पे आपका OCH3 रहेगा, और ये नाइट्रो ग्रुप ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है, और ये आपका जो नाइट्रो ग्रुप है, ध्यान देंगे, तो ये नाइट्रो ग्रुप एनिसॉल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कुछ जगहों कुछ केस में पैरा पोजीशन पे भी जुड़ सकता है। बाकी आप नाम जानते हैं इसका, सेम हम लोग बोलेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिसॉल, इसको हम बोलेंगे ऐसा पैरा नाइट्रो एनिसॉल। ठीक है, हमेशा याद रखना है माइनर, इसमें परसेंटेज तो एग्जैक्टली नहीं पता हमको, नहीं एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसमें माइनर और इसको हम लोग मेजर बोलेंगे। अब कितना परसेंटेज एग्जैक्टली रहेगा हम ये बता नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है बुक्स में। ठीक है, तो हम लोग सिंपली इसको मानेंगे कि माइनर प्रोडक्ट है और ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट बात किया जाए तो हमको समझना है अभी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट हमको पढ़ना होता है दो तरह के रिएक्शंस। ठीक है, एक होता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, तो हमको देखना है इनिसॉल का फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका हो गया पहले तो एनिसॉल, एनिसॉल तो बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे आ जाए आपको मिथॉक्सी ग्रुप OCH3। तो इसका अगर हम कराना चाहते हैं एल्काइलेशन, तो आप जानते हैं कि हमको अल्काइलेशन के लिए हमको लेना पड़ता है, जो भी अल्काइल ग्रुप जोड़ना है वैसे हमको लेना पड़ेगा अल्काइल हैलाइड। तो मान लीजिए हमने मिथाइलेशन करना है, मतलब हमको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है इस इनिसॉल पे, तो हमने ले लिया मिथाइल क्लोराइड, और एज अ फ्रिडल क्राफ्ट का जो फेमस कैटलिस्ट है हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो क्या होता है, सिंपल सा होगा आपको कि यहाँ पे OCH3 है, रहने दीजिए। जो मिथाइल ग्रुप है वो मिथॉक्सी ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो कुछ एनिसोल के केस में, कुछ एनिसोल के से मिथाइल ग्रुप चला जाएगा ऑर्थो पे, और बहुत सारे एनिसोल के केस में चला जाएगा मिथाइल ग्रुप पैरा पे। ये बात अभी आप जानती ही होंगी कि ऑर्थो पे क्यों ये चांसेस इसके कम होते हैं जाने के इलेक्ट्रोफाइल के, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन जो होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट ग्रुप के बिल्कुल पास में होता है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना पड़ता है जो ग्रुप्स जाते हैं वहां पे, और इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे उनके जाने के चांसेस या अटैक करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, इसलिए हमेशा से ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, और ये जो आपका है पैरा प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। नाम भी चाहे तो आप लिख सकते हैं सिंपल ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, ऑर्थो मिथाइल एनिसोल, और ये हो जाएगा आपको पैरा मिथाइल एनिसोल। ठीक है, चलिए फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आप जैसे जानते हैं कि जैसे फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है वैसे ही होता है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, फ्रिडल क्राफ्ट हमको दो तरह के रिएक्शन पढ़ना होता है, अल्काइलेशन के लिए और एसाइलेशन के लिए। तो मान लीजिए हमको एसाइलेशन कराना है, सिंपल आप क्या करेंगे, आप वही सेम चीजें, आप वही सेम चीजें यूज करेंगे। पहले तो आपको ले लेना है यहाँ से इनिसॉल, बेंजीन रिंग आ गया आपका,
बेंजीन रिंग के साथ आपको आ गया यहाँ पे OCH3। एसाइलेशन कराना है तो अकॉर्डिंग टू फ्रिडल क्राफ्ट, ठीक है, एसाइलेशन के लिए आपको यूज करना पड़ता है एसाइल क्लोराइड। जैसा आप एसाइल ग्रुप जोड़ना चाहते हैं वैसा आप एसाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकुलरली मान लीजिए हम लोगों को जोड़ना है एसिटाइल ग्रुप, तो हम यूज कर सकते हैं एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है। बाकी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है तो इसमें आपको पता है कैटलिस्ट के तौर पर हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। बाकी आपको बारी बारी से दो तरह के प्रोडक्ट दिखाने हैं, ऑर्थो पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। तो इसमें देखा जाए एक बार, हमको ले लेना है यहाँ से बेंजीन रिंग, यहाँ पे हो जाएगा आपको OCH3, और बाकी यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3। सिमिलरली अगर आप पैरा प्रोडक्ट लिख रहे हैं यहाँ से, तो पैरा प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं यहाँ से बेंजीन रिंग, यहाँ पे हो जाएगा आपको OCH3 और यहाँ पे लग जाएगा आपको COCH3, ठीक है। यहाँ अगर आप नाम नाम लिखना चाहते हैं तो जैसा आप देख देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है जिसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू ईथर। तो ये तो ईथर के लिए हम लोग इसको ब्रांच मान लेंगे, अभी ये मिथॉक्सी हो जाएगा। और हम बेंजीन C डबल बॉन्ड O और CH3 को, मतलब हम पूरे इस यूनिट को यहाँ से यहाँ तक इस यूनिट को हम बोलते हैं एसिटोफिनॉल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको ऑर्थो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इस बार ब्रांच है तो ऑर्थो मिथॉक्सी, और इस पूरे ग्रुप के लिए हम बोलेंगे यहाँ से एसिटोफिनॉल, ठीक है। सिमिलरली हम इसको बोल सकते हैं पैरा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल। हमको लगता है कि यहाँ पे कोने पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ पे वीडियो गायब कर देते हैं अपना वाला, देखिए। तो आप देख पा रहे होंगे भी पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉल ये आपको बनेगा। बहुत गंदा लिखा गया इसे, तो साफ करते हैं इसको। एसिटो फिनॉल, चलिए। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि प्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या प्रेडल क्राफ्ट डिसैलिनेशन कैसे करा सकते हैं आप, ठीक है, और आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। नहीं तो ओवरऑल इनिसॉल का जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमको इतनी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट अब बात किया जाए तो हम लोग यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से भी शुरू करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का स्टडी, ठीक है, ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट और उनकी सोलिबिलिटी, ठीक है। तो चलिए पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल स्टेट, ठीक है। फिजिकल स्टेट का बात किया जाए ईथर के लिए तो इसमें क्या क्या बोला गया है आपको ध्यान से रीड कर सकते हैं आप, कि जो इसके जो लोअर मेंबर है, ठीक है, जो लोअर मेंबर है लाइक डाई मिथाइल ईथर, आप जानते हैं कि डाई मिथाइल ईथर जो है वो लोएस्ट मेंबर है, वो सिंपलेस्ट जो है मेंबर वो है ईथर का, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर, ये दो सिंपलेस्ट ईथर हैं, ठीक है। तो चूंकि ये सिंपलेस्ट है, इनका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में वीक वेंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, एंड दैट्स व्हाई दे आर गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो आपके जो सिंपलेस्ट दो मेंबर हैं डाइमिथाइल ईथर दो कार्बन के, और इथाइल मिथाइल ईथर मतलब तीन कार्बन के, ये होते हैं गैसेस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एंड हायर ईथर्स जो इससे अधिक मेंबर वाले ईथर होंगे, तीन से ज्यादा कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, ठीक है, जो हायर ईथर्स होते हैं वो होते हैं बेसिकली कलरलेस लिक्विड, ठीक है, और उनके पास में एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ईथर स्मेल, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं फिजिकल स्टेट कैसा होता है। नेक्स्ट हम लोग अभी बात करेंगे इस बारे में, अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या कैसा होता है इनका। तो यहाँ पहले बताया गया कि जो ईथर्स हैं, ठीक है, ईथर्स हैव मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ईथर्स हैव मच लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आइसोमेरिक अल्कोहल, ठीक है। आप समझते हैं कि जो ईथर्स हैं और जो अल्कोहल है, ठीक है, ये आइसोमेरिक होते हैं, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, इन दोनों का जो जनरल फार्मूला है वो सेम होता है, ठीक है। ईथर और अल्कोहल दोनों का जनरल फार्मूला कैसा होता है, CnH2n+2 एंड O, ठीक है। तो अगर हम बराबर कार्बन का लेंगे ईथर और अल्कोहल, ठीक है, मतलब हम दो कार्बन का या तीन कार्बन का लेंगे तो उन दोनों का फार्मूला क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन जब
उन आइसोमेरिक ईथर और अल्कोहल का अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो ये आपको याद रखना है कि जो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल के रिस्पेक्ट में कम रहने वाला है। वजह कि क्योंकि अल्कोहल के पास एबिलिटी होता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बनाने का। ठीक है, तो अल्कोहल इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बनाते हैं, मोलिकुलर एसोसिएशन कॉज करते हैं, इसलिए उनकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है ज्यादा। ठीक है, जबकि ईथर में ऐसा कोई एच बॉन्ड बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि ईथर आप जानते हैं कैसा होता है ईथर आपका। तो ईथर है आपको यहाँ से आर ओ और आर डैश। तो यहाँ पे एच बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पे ओ पे एच होना चाहिए, जो कि अल्कोहल में है। तो आप देख सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड बनाता है, ईथर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ध्यान रखना है वो अल्कोहल से कम रहेगा। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट का बात करें तो वो कम रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो हम समझते हैं कि ईथर में देखिएगा ना, तो ओ है, यहाँ पे आर है और यहाँ पे है आर डैश। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है, हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग डाइमिथाइल ईथर ही मान लेते हैं एग्जांपल में। ठीक है, समझने के लिए बस। तो यहाँ पे हमने लगा लिया मान लो मिथाइल, यहाँ पे हमने लगा लिया मिथाइल। तो ये जो डाइमिथाइल ईथर आप देख रहे हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड पोलर है। ये भी बॉन्ड क्या है, पोलर है। यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। वापस से इस बॉन्ड की वजह से भी ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव रहेगा और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, इसके पास में देखेंगे तो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो जो ईथर के मॉलिक्यूल से दे है नेट डाइपोल मोमेंट, ईथर के पास होता है नेट डाइपोल मोमेंट, यानी इसका जो म्यू नेट रहता है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। ठीक है, तो इसके पास नेट डाइपोल मोमेंट है, तो यानी मॉलिक्यूल स्लाइटली पोलर है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट बहुत कम वैल्यू रहता है, इसलिए हम बोलेंगे बहुत, ये जो मॉलिक्यूल है पोलर है, लेकिन बहुत ही वीक, बहुत ही कम पोलर है, इसकी पोलैरिटी बहुत कम है। ठीक है, तो पोलैरिटी भले ही कम है, लेकिन हमको पता है कि अगर इसके पास डाइपोल मोमेंट है तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच पाया जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया इन द केस ऑफ ether a weak dipole dipole interaction present among their molecules। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल, ईथर के मॉलिक्यूल के बीच वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है, लेकिन जैसा कि बोला गया पहले कि वीक पाया जाता है। ठीक है, उतना ज्यादा ये इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एप्रिसिएबल चेंज नहीं ला पाता। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें अगला लाइन वही बात, सेम बात ही लिखा हुआ है कि विच डू नॉट, ये जो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये ये जो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये बेसिकली अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट नहीं कर पाता, डू नॉट एप्रिसिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये अपने बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा, अपने बॉइलिंग पॉइंट को, ईथर के बॉइलिंग पॉइंट को ये अप्रिसिएबली इफेक्ट नहीं कर पाता, इसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला पाता। एंड हेंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज अबाउट द सेम एज दैट ऑफ एल्केन्स, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। मतलब ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्केन्स के ही आसपास का होगा, उसके बराबर का होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के ही दोनों अल्केन में जो इंट्रैक्शन होता है, वेन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, लगभग उसी रेंज का अट्रैक्शन आपके ईथर में भी है, क्योंकि उसमें जो लग रहा है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बहुत ही वीक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से तो कम होता है, लेकिन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्केन्स के या हाइड्रोकार्बन्स के ही रेंज में देखने को मिलता है, उसी के आसपास इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं सोलेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो सोलेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाटर में सोलेबल होता है अगर वो वाटर के साथ इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। तो क्या बोला गया, ईथर्स कंटेनिंग अप टू 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, लोअर मेमोरी भूलते हैं, आपको ये बात भी पता है, क्योंकि हमको पता है कि ईथर या कोई भी कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक उसमें पार्ट होता है पोलर, जो एच बॉन्ड बनाता है पानी से, वो पानी में घुलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन एक पार्ट होता है उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो कि नॉन पोलर होता है या हाइड्रोफोबिक होता है, जो बेसिकली वाटर में सॉलिबिलिटी को वो घटाता है, डिक्रीज करता है। तो पाया जाता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो लोअर मेंबर्स होते हैं, मतलब पहला बात कि वो चाहे कोई भी मेंबर हो, उसको पानी के साथ एच बॉन्डिंग करना चाहिए। ठीक है, पानी के साथ एच बॉन्ड अगर कर भी रहा है तो भी उसके जो लोअर मेंबर हैं वो पानी में घुलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे ईथर के लिए बोला गया है कि ईथर्स कंटेनिंग अप टू 3 कार्बन एटम्स
आर सोलेबल इन वाटर, मतलब फ्रीली सोलेबल, हाईली सोलेबल इन वाटर, ठीक है, ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेसिकली एच बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए पानी में अच्छे से घुलते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो ईथर में खुद के पास तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन खुद के पास कोई ईथर में, ईथर के मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन के आइटम ऑक्सीजन से तो जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन तो है कम से कम, तो इस पे होता है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए आपको वाटर यहाँ से ओ एच और यहाँ भी एच, तो आप देखेंगे वाटर में यहाँ पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, तो इनके बीच ये एच बॉन्ड देखने को मिल जाता है आपको। सिमिलरली एक ईथर यहाँ से भी आ सकता है आपको, कि ये इधर यहाँ से आर और आर है इधर से, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी यहाँ से H1 फॉर्म कर सकता है। तो ध्यान देंगे तो ईथर के मॉलिक्यूल्स अपने ऑक्सीजन वाले एंड का इस्तेमाल करके, अपने निगेटिव एंड का इस्तेमाल करके वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर H1 बना लेते हैं, इसलिए पानी में होते हैं सॉल्युबल, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बोला जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट और बताया गया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर लोअर ईथर्स, ठीक है, क्योंकि घुलेंगे तो लोअर ईथर्स, ठीक है, क्योंकि जैसे आप हायर ईथर में जाएंगे, जब जब अल्काइल ग्रुप का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, वो पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। तो घुलेंगे तो लोअर ईथर्स, ठीक है, जैसे कि ये जो 3 कार्बन थे, ये फ्रीली सॉल्युबल है, मतलब इन ये पानी के अंदर हाई क्वांटिटी में सॉल्युबल है, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो इसके अलावा जो लोअर मेंबर्स है, मतलब कि 3 कार्बन के बाद 4 कार्बन का अगर हम बात करें सर, ठीक है, तो इसमें क्या बोलेगा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर लोअर ईथर्स इन वाटर इज कंपेरेबल ऑफ दोज ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स, मतलब अल्कोहल ईथर का, लोअर ईथर का जो पानी में सॉल्युबिलिटी होता है, वो कोरिस्पॉन्डिंग मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला अल्कोहल, या बोल सकते हैं आइसोमेरिक अल्कोहल के ही रेंज में रहता है, मतलब कि लगभग एक अल्कोहल की पानी में जो सॉल्युबिलिटी होती है, लगभग उतनी ही एक ईथर की भी पानी में सॉल्युबिलिटी होती है। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल में यहाँ पे नोट किया गया है, एग्जांपल डाला गया है, बोथ इथॉक्सी इथेन, तो इथॉक्सी इथेन 4 कार्बन का एक ईथर है, एंड ब्यूटेन वन ऑल, ये भी 4 कार्बन का एक अल्कोहल है, ठीक है। तो बोथ ईथर जो कि एन अल्कोहल जो कि सेम कार्बन एटम्स के हैं, मतलब कि कोरिस्पॉन्डिंग एक दूसरे के, ठीक है, आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट सेम एक्सटेंट, ठीक है। तो ये दोनों ही पानी के अंदर सेम एक्सटेंट में अगर देखा जाए तो मिसिबल है या घुलते हैं, जिसमें कि रेंज दिया गया है कि अबाउट 7.5 ग्राम जो होता है इथॉक्सी इथेन, और 9 ग्राम के अबाउट जो है आपका ब्यूटेन वन ऑल फॉर 100 ml ऑफ वाटर डिजोल्व हो पाते हैं, मिक्स हो पाते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि लोअर ईथर जो होते हैं, ठीक है, वो वाटर के अंदर, लोअर ईथर का वाटर के अंदर जो सॉलिबिलिटी होता है, वो उनके आइसोमेरिक अल्कोहल के ही सॉलिबिलिटी के बराबर होता है, मतलब कि उन दोनों की मात्रा में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता, थोड़ा मोड़ा तो होगा ही, लेकिन अगर देखा जाए तो ईथर का और अल्कोहल का, ईथर और अल्कोहल अगर आइसोमेरिक है वो, तो उनका सॉलिबिलिटी पानी के अंदर इक्वल रहने वाला है, बराबर रहने वाला है, ठीक है। आई होप कि आप ये बात समझे होंगे। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमको अगला पॉइंट ये बताना है कि जो सॉलिबिलिटी होता है ईथर का, इवन कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आप जानते हैं कि मोलिकुलर मास बढ़ने से घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखा गया है, और क्यों मोलिकुलर मास बढ़ने से क्यों घटता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है, उसमें जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट का जो साइज है, वो बढ़ता है, तो पानी के अंदर वो रिपल्सन क्रिएट करता है, और पानी में उसकी घुलने की क्षमता, टेंडेंसी, एबिलिटी घट जाती है, सॉलिबिलिटी घट जाती है, इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात लिखा है, सॉलिबिलिटी ऑफ ईथर्स इन वाटर decreases on increasing molecular mass due to increase in the size of hydrophobic alkyl part, ठीक है। तो मोलिकुलर मास के बढ़ने पर जो ईथर की सोलिबिलिटी है वो पानी में घटती है, क्योंकि मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ साथ जो हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट है उसका भी साइज बढ़ता है, ठीक है, जिससे पानी में उसके घुलने की क्षमता कम हो जाती है, कम मात्रा में घुलते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली अगर बहुत बड़ा साइज हो गया अल्काइल ग्रुप का, ठीक है, 5 कार्बन 6 कार्बन अगर आने लग गए, ठीक है, तो फिर वो ईथर जो है पानी में आपका इनसॉलेबल भी हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत कम सॉलिबिलिटी होगी, यानी जीरो सॉलिबिलिटी अगर हो जाए, तो इनसॉलेबल भी हो जाएगा, ये कहा जाएगा। बाकी हमको पता है कि ईथर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और बहुत ही कम पोलर है, और नॉन पोलर पोर्शन इसमें ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, बेंजीन और एसीटोन जैसे सॉल्वेंट में आसानी से घुलेगा। तो ईथर्स आर appreciably soluble in organic solvents like अल्कोहल, बेंजीन, एसीटोन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपको समझना है कि ईथर इन सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल माना जाता है, या सॉल्युबल होता है बेसिकली, ठीक है।
तो आई होप कि आप ये सारी बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के साथ आपका ईथर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है।